हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एसएससी एमटीएस में जून में जो परीक्षा हुई थी उसकी शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए थे, जून की सारी शिफ्टों के सवाल आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं हर शिफ्ट के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। आज हम टॉप 50 सवालों को करने वाले हैं। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। हमारा पहला सवाल पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों आपको याद होगा पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों याद कीजिएगा किसके बीच में हुआ था। दोस्तों बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में हुआ था? दोस्तों बैरम खान तथा हेमू के बीच में हुआ था। इस बात को भी आप नोट करें। फिर होता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब दोस्तों 1540 में आपको याद होगा कन्नौज का युद्ध। किसका? कन्नौज का युद्ध। ये कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कुमारगुप्त के पिता का क्या नाम था? विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? दोस्तों आपको याद होगा कुमारगुप्त, इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है, सरोद वादक है, संतूर वादक है, तबला वादक है? आपको दोस्तों याद होगा अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, इन सबका संबंध किससे है? सरोद वादक से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करना है। अगर हम बात करें सितार वादक पंडित रविशंकर, इनका नाम आपको दोस्तों क्यों याद रखना है? दोस्तों ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें। आपको दोस्तों याद होगा संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? ये संतूर वादक है। और एक नाम आपको याद रखना भजन सोपारी का संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों ये संतूर वादक हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, आपको याद होगा। और एक सवाल आपको याद रखना है, वर्ष 2022 में 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें से दोस्तों जाकिर हुसैन, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो आपसे सवाल बन सकता है कि जाकिर हुसैन को वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दर्पण अकादमी की स्थापना हेतु पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ? केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पर्णहारी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति? दोस्तों आपको याद होगा दर्पण अकादमी की स्थापना के लिए पद्मश्री किसको मिला था? मृणालिनी साराभाई। आपका ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों आपको याद होगा संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। संयुक्ता पर्णहारी। और एक नाम आपको और याद रखना, केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों आपका ओडिसी नृत्य से है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। कमेंट करके बताएं मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति तो आपको याद होगा भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग? दोस्तों आपको याद होगा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगर आपसे भारत का पहला वायसराय पूछ लिया जाए तो भी आपको दोस्तों यही आंसर लगाना है, लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप नोट करें। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको याद रखना बंगाल में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव था। और दोस्तों इसको समाप्त करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था?
वॉरिंग हेस्टिंग था समाप्त करने वाला। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम अब बहुत करीब आ चुका है। अब कुछ ही समय के बाद आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीके जीएस के नोट्स खरीदते हैं तो आपको दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके पूरा मैटर आपको मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों आपको बहुत ही कंसाइज रूप में मात्र 133 पेज की पीडीएफ है। अगर आपने दोस्तों इस पीडीएफ को सही से पढ़ लिया तो आप 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना ले आएंगे अपनी परीक्षा के अंदर। जिन बच्चों ने इसको परचेस किया है उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत ही दोस्तों कंसाइज रूप में और सटीक मैटर आपको दिया गया जो आपके एसएससी में पूछा जाता है, और इसकी प्राइस मात्र 260 रुपीज़ आप लोगों के लिए रखी गई है। यहीं अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का आपका पूरा करंट अफेयर आपको मिलने वाला है, उसकी भी दोस्तों आपकी प्राइस जो है 60 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप दोस्तों इसको कंबाइन रूप में लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप जीके और करंट अफेयर दोनों लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 75 रुपये में रखी गई है। अब दोस्तों बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसको परचेस कैसे करना है। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है। आपको जो सी भी ई नोट्स चाहिए हैं उस लिंक पर आप क्लिक करें, विजिट करें दोस्तों, आप अमाउंट पे करें और इसको परचेस कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाकर रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षाओं में सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और एक दोस्तों सवाल आपसे पूछा जाता है वाडा, कौन सा दोस्तों? वाडा। ये क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों जो खिलाड़ी जो होते हैं दोस्तों, जो डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं यानी कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर दोस्तों रोक लगाने के लिए ये कंपनियां बनाई गई हैं। ये क्या दोस्तों? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल। और ये सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है। ये सवाल एसएससी में पूछा गया कि वाडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर कौन बनी थी। मुझे नहीं लगता है इसका आंसर दोस्तों किसी को भी नहीं पता होगा। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। इसको भी आपको नोट करना है। पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ये भी आपको ध्यान में होगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिस किसी बच्चे का एग्जाम है क्लास उस तक जरूर पहुंचा दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अगर हम दोस्तों सरोजनी नायडू की बात करें तो इनको दोस्तों भारत कोकिला के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको नोट करना है। अच्छा सवाल है। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपको आंसर एनी बेसेंट लगाना है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1975, 1985, 1987, 1988। दोस्तों आपको बता दें भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1988 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। अब दोस्तों कल का एक सवाल मैं आपको बता देता हूं। 1872, 1881। कल दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से मैंने दोस्तों यहाँ पर 1972, 1981 बता दिया था। यानी कि मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? वो दोस्तों 1872 में हुई थी। कल दोस्तों कंफ्यूजन वश मैंने वहाँ पर 1972 बता दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? किसके समय हुई थी? मेयो के समय। किसके समय? मेयो के समय हुई थी। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय में। रिपन के समय में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान समय में एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं, एस किशोर बने हैं, बीबीआर सुब्रमण्यम बने हैं, तपन कुमार डेका बने हैं। दोस्तों आपको बता दें वर्तमान समय में एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? एस किशोर जी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अगर हम बात करें डॉक्टर मनोज सोनी, ये कौन है? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर
2015 में है। डॉक्टर VVR सुब्रमण्यम, इनका संबंध किससे? नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन बने हैं? ये दोस्तों VVR सुब्रमण्यम बने हैं। डॉक्टर तपन कुमार डेका कौन है? IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। दोस्तों आपको याद होगा गणेश रथ मंदिर ये कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। ये दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी आप नोट करें। और दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम, इनके द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगर आपको दोस्तों याद होगा केरल, केरल में दोस्तों कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर में दोस्तों एक त्योहार मनाया था, मकर विलक्कू त्योहार। इसको भी आप नोट करके रखें, परीक्षा में सवाल कई बार पूछा गया है। तेलंगाना में दोस्तों क्या मंदिर, कौन सा मंदिर स्थित है? आपको याद होगा विश्व की 39वीं धरोहर कौन सी है? रमप्पा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय। दोस्तों डीप ओशन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन है बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको तो आप नोट करके रखें। दोस्तों कांग्रेस के 3 अधिवेशन आपको याद रखने हैं। नंबर 1 1885 का अधिवेशन, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों कांग्रेस का दोस्तों पिता किसको कहते हैं? ए ह्यूम को कहते हैं, आपको याद होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था दिसंबर 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, ये आपको याद होगा। इसके अलावा कांग्रेस का फिर दोस्तों होता है दूसरा अधिवेशन 1886 में, 1886 में। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की। किसकी? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब। इसको आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, गणगौर नृत्य, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद करके रखना है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो घूमर नृत्य भी है, कालबेलिया भी है, गणगौर भी है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? दोस्तों राजधानियां भी आपसे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, इनको भी आप थोड़ा पढ़ते रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आप सबको पता होगा, ये दोस्तों कैनबरा इसकी राजधानी है। कौन सी? कैनबरा। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को लेकर आपको दोस्तों याद होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा ओटावा की दोस्तों राजधानी कौन सी? किसकी राजधानी? कनाडा। अगर आपसे ओटावा की राजधानी किसकी राजधानी है? कनाडा की। दोस्तों कनाडा और यूएसए के बीच में दोस्तों कौन सा डिग्री अक्षांश सीमा बनाता है? 49 डिग्री अक्षांश। बीपीएससी में पूछा गया सवाल, इसको आप याद रखें। अगर हम बात करें अंकारा दोस्तों किसकी राजधानी है? तो दोस्तों आपको याद होगा तुर्की का नया नाम क्या हो चुका है? तुर्की दोस्तों तुर्की का नया नाम क्या हो चुका है? अंकारा। किसकी राजधानी है? दोस्तों तुर्की की राजधानी है। अब दोस्तों दमिश्क किसकी राजधानी है? सीरिया की। ये दोस्तों हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों आपको याद होगा तुर्की और सीरिया में कितनी जबरदस्त तरीके से भूकंप आया था, और अपने भारत देश ने तुर्की की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। तो आपसे ये सवाल भी पूछा सकता है, और दोस्तों इसकी राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मिलेना साल्वनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न। इनका 2022 में दोस्तों निधन हो गया था, आपको याद होगा। और दोस्तों इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये किसकी है? कथकली।
ये दोस्तों कथकली की फेमस कलाकार हैं। आपसे सवाल यह भी पूछा सकता है कि मिलेना साल्वनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो? शास्त्रीय नृत्य से है कथकली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। दोस्तों आपको याद होगा उल्टी दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह है दोस्तों आपका कौन सा? वीनस, शुक्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ये किसको कहते हैं? ये भी दोस्तों शुक्र को ही कहते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखें। अब दोस्तों एक टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं, उस टेबल को आप रट डालें। अगर दोस्तों ग्रहों से सवाल बनता है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों मान लीजिएगा ये आपका सन है, मान के चलिएगा दोस्तों ये आपका सन है। अब दोस्तों इसकी सीध में मैं आपको ग्रह नोट करा रहा हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद ही आपको लिखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दोस्तों 8 ग्रह हो गए। तो आपसे सवाल बन सकता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपसे दोस्तों सूर्य से ग्रहों का क्रम पूछा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से बृहस्पति का कौन सा क्रम है? तो दोस्तों आप आराम से गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 5वें क्रम पर है। तो सूर्य से दोस्तों आपके ग्रहों का क्रम आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, ये दोस्तों ऊपर वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये दोस्तों बाह्यतम ग्रह कहलाते हैं। एक दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए सबसे पास में कौन है? ये बुध है। तो दोस्तों बुध दोस्तों सबसे पहले लगा लेगा। कॉमन सेंस से आप इसका आंसर दे सकते थे। और एक सवाल बहुत ही फेमस सवाल है, किन ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये सवाल दोस्तों आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कैसा लगा आज का सवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कच्छ का रण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पश्चिमी तट, उत्तरी तट, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स है। दोस्तों आपको याद होगा ये दोस्तों कोस्टल प्लेन से संबंधित है। बच्चे को पता होना चाहिए। अब दोस्तों एक बीपीएससी में कल के बीपीएससी में सवाल आया था, वो भी मैं आपको नोट करा देता हूं। दोस्तों इन्वायरमेंट का अच्छा सवाल है। आपसे दोस्तों कई बार पर्यावरण का क्रम पूछ लेता है, यानी कि दोस्तों वायुमंडल की जो परतें होती है उनका क्रम पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है। पहले दोस्तों क्या होता है? क्षोभ मंडल, सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर उसके बाद दोस्तों आता है मध्य मंडल, फिर दोस्तों आपका आता है आयन मंडल, फिर आपका आता है बहिर्मंडल। ये दोस्तों क्रम आपको याद रखना है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती, पानी का बरसना, ओले गिरना, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सबकी सब क्षोभ मंडल में होंगी। समताप मंडल आपको याद होगा, वायुयान का संचालन, ओजोन परत दोस्तों कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। जल्दी से कमेंट करके बताएं ओजोन संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बात आती है मध्य मंडल की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। फिर दोस्तों आयन मंडल, आपको दोस्तों याद होगा जितनी भी रेडियो एक्टिविटी से संबंधित घटनाएं होते हैं क्या, आपके टीवी नेटवर्क हो गया, रेडियो कनेक्शन हो गया, ये दोस्तों एंटीना वगैरह जो भी कुछ होता है, जो भी दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की जो घटनाएं होती हैं वो सब दोस्तों आयन मंडल में होती हैं। और ये बहिर्मंडल सबसे बाद वाला मंडल है। ये क्रम आपको याद रखना, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 5 पॉइंट संबंध पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको नोट करना है। 5 पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी बच्चे को ना पता हो। दोस्तों आपको याद होगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको याद होगा उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 64 कहता है। अब दोस्तों आपको याद होगा ज्वाइंट सिटिंग, अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक का उल्लेख है। इसको बुलाता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है इसको? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये बात आपको नोट करनी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं मैं आपको। और दोस्तों इसमें कौन भाग नहीं लेता? इसमें उपराष्ट्रपति जो होता है इसके अंदर भाग नहीं लेता। ये 3 सवाल हैं, इनको आप याद कर लें।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? तो मैंने अभी आपको बताया, अमजद अली खान हो गया, अली अकबर खान हो गया, अलाउद्दीन खान हो गया, विश्वजीत राय चौधरी हो गया, इन सबका संबंध किससे? सरोद वादक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों महिलाओं हेतु उम्मीद योजना कहाँ शुरू की गई? दोस्तों दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको याद होगा महिलाओं हेतु उम्मीद योजना कहाँ शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कवरत्ती, इसको भी आप लिख लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो मुझे नहीं लगता बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इन्होंने दोस्तों 1873 में, कब? 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873 में। अब दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। राजा राम मोहन राय, दोस्तों इन्होंने क्या किया था? तो आपको दोस्तों याद होगा, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी रचना है? ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यकृत से निम्नलिखित में से कौन सा रस स्रावित होता है? तो सबको पता होना चाहिए यकृत से दोस्तों क्या होता है? ये पित्त रस निकलता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इंसुलिन का श्रावण कौन सा है? बीटा सेल से होता है इंसुलिन का श्रावण, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से दोस्तों ये कौन इंसुलिन किसके लिए दोस्तों उत्तरदायी है? आपको याद होगा मधुमेह रोग, मधुमेह रोग, इसको भी आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? अब तो दोस्तों ये फैक्ट आपको रट चुके होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको सबको याद होगा 82.14%। अगर आपसे महिलाओं की पूछ लिया थी तो 65.46% ये महिलाओं की साक्षरता दर है। कुल साक्षरता दर ये 274.04% है। और ये दोस्तों केरल की होगी आई थिंक 93.191। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों किरण बेदी की पुस्तक है। किसकी? किरण बेदी की पुस्तक है, फेयरलेस गवर्नेंस है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें। आपको याद होगा वेन सांग, इनकी पुस्तक है सीयू की। ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन सांग। अबुल फजल अकबरनामा, अकबरनामा ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन सांग अबुल फजल की पुस्तक है। दोस्तों रहेला किसकी पुस्तक है? रहेला, तो आपको याद होगा रहेला दोस्तों ये इब्न बतूता की पुस्तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया? समवर्ती सूची। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिए गए हैं। कमेंट कर बताएं डीपीएसपी कहाँ से ली गई? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? भगवान इंद्र, सूर्य, शिव, विष्णु। आपको दोस्तों याद होगा छठ पूजा किसको समर्पित है? ये भगवान सूर्य को समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करना है। भगवान विष्णु से संबंधित दोस्तों एक नृत्य है मोहिनी अट्टम। आपसे परीक्षा में कई बार सवाल पूछा था कि मोहिनी अट्टम ये नृत्य किस भगवान को समर्पित है? ये दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सवाल हो चुका है राज्यसभा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको याद होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का दोस्तों कोटेशन है, आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
दोस्तों आपको याद होगा इन्होंने 1938 में दोस्तों इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और 23 जनवरी को, कब, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल का संबंध किस राज्य से है? तो आपको पता होना चाहिए पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे यही पूछ लिया था अट्टूकल पोंगल, कौन सा? अट्टूकल पोंगल। ये दोनों सवाल अलग हैं, इनको आप याद करके रखें। अट्टूकल पोंगल कहाँ का? ये दोस्तों केरल का है। लेकिन दोस्तों केवल पोंगल कहाँ का है? ये दोस्तों तमिलनाडु का है। और केरल का एक त्यौहार और है ओणम। ओणम दोस्तों कहाँ का? ये भी आपको याद रखना है, केरल का है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। और तो कर्नाटक का दोस्तों कंबाला, ये दोस्तों कंबाला, यह कहाँ का? कर्नाटक का है। इसको भी आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये सवाल ऐसा है, फुटबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई, इसके खिलाड़ियों की संख्या, ये सब चीज़ें आपसे दोस्तों परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपको याद होगा गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी महाराज ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जिन सवालों पे दोस्तों व्याख्या जरूरी है उन सवालों पर मैं व्याख्या दे रहा हूं, लेकिन जो सवाल दोस्तों नॉर्मल है इनको फटाफट इनको हम टिक करते चलते हैं। क्लास को दोस्तों लाइक जरूर कर देना। सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। सपोर्ट कीजिएगा और क्लास को दोस्तों अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट करते चलिएगा। आपको परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली सारी क्लासेस से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि देव समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867, 75, 87, 97। दोस्तों आपको याद होगा देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में। मैं दोस्तों समाज आपको कई बार नोट करा चुका हूँ। 1867 प्रार्थना समाज, 1875 आर्य समाज, 1897 रामकृष्ण मिशन, 1828 ब्रह्म समाज, 1873 सत्यशोधक समाज। इनको आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर। तो दोस्तों आपको याद होगा पंथी लोक नृत्य कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। झारखंड का कौन सा? सरहुल फेस्टिवल कहाँ का? ये झारखंड का है। इसको भी आप नोट करके रखें। मणिपुर लाई हरोबा। और एक जागोई चेलोम। इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध भी मणिपुर से। जहाँ पर ये चेलोम वर्ड आपको दिखाई दे तुरंत दोस्तों आंसर मणिपुर लगाइएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीलहरित शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। और परीक्षाओं में ये सवाल 2 से 3 बार पूछा गया आपकी SSC MTS की। दोस्तों नीलहरित शैवाल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। रेडोफाइसी लाल शैवाल, रेड एल्गी। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल। इन सबके वैज्ञानिक नाम है फियोफाइसी भूरे शैवाल। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने, परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछे गए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों शैवालों का अध्ययन कहलाता क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको नंबर देके जाएगा। आप सब जानते हैं चंद्रयान 3 को दोस्तों हमारे भारत देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला अपना भारत देश पहला देश बन चुका है जिसने दोस्तों अपना चंद्रयान लॉन्च किया दक्षिणी छोर पर। इसको आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको याद होगा वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद होगा दोस्तों इसरो आपसे पूछा गया है सोमनाथ। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अगर यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ये दोस्तों DRDO के हैं।
डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है? समीर वी कामत है। इसके अलावा डीआरडीओ का दोस्तों एक वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो आपसे कई बार सवाल पूछा गया कि वलस्यम मूलम विज्ञानम ये किसका दोस्तों स्लोगन है? तो आपको ध्यान में रखना है डीआरडीओ का। अब डीआरडीओ की स्थापना भी दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ये बात आपको नोट करनी है। इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो आपको दोस्तों याद होगा 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। अजय बंगा, अगर आपको याद हो विश्व बैंक का दोस्तों अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया? अजय बंगा को चुना गया है। अब दोस्तों इंदरमीत गिल विश्व बैंक का अर्थशास्त्री, विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को किया गया है। ये बात भी आपको नोट करनी है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, पैदल चाल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। साक्षी मलिक, आपको याद होगा ये कुश्ती से संबंधित है साक्षी मलिक। इसको भी आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। टेबल टेनिस लगाइएगा स्टार। शरद कमल अंचता, ये नाम मैं आपको क्यों नोट करा रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये नाम आपको नंबर देके जाने वाला है। आप परीक्षा उठा के देखिएगा, ये सवाल आपको बार बार देखने को मिलेगा कि शरद कमल अंचता का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम, जो कि दोस्तों इसका 22वां क्रम था, बर्मिंघम में कंप्लीट हुआ था। और इसमें दोस्तों सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अंचता। इनका संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस। तो आपसे एक सवाल और बनेगा कि वर्ष 2022 में भारत का खेल रत्न, मतलब होता ना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? ये शरद कमल अंचता को मिला है। यानी कि इस खेल का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है। इसको भी आप नोट करके रखें। बॉक्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपको 4 नाम याद करने, मैं चारों नाम बोल रहा हूँ, इनको आप लिख लें। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली महिलाएं कौन सी? 4 महिला हैं। कौन कौन सी? निखत जरीन, नीतू घंघास, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन। इन चारों का नाम आप लिख लें, आपको नंबर देके जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 324, 343, 280, 266। दोस्तों आपको याद होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है। बच्चे को पता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये दोस्तों कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों भारत के वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगर आपसे पूछा जाए पहला दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। इसको भी आप नोट करके रखें, ये सवाल सारे महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आर्टिकल 343, भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 343 है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 280, इसमें वित्त आयोग का उल्लेख है। किसका? वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 266, संचित निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 266 है। और आर्टिकल नंबर 267 अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें? आर्टिकल नंबर 267, जिसका दोस्तों उपयोग केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपको याद होगा लाइफ ऑफ पाई ये पुस्तक किसकी है? यान मार्टेल की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। जलोढ़ मृदा किस रंग की होती है? ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना जलोढ़ मृदा दोस्तों किस रंग की होती है? हल्के धूसर रंग की होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो दोस्तों ये जलोढ़ मृदा ही होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। सबसे अधिक उपजाऊ पूछे तो जलोढ़ मृदा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको कमेंट बताना है, काली मृदा को दोस्तों क्या कहते हैं? कपासी मृदा भी कहते हैं इसको। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक, माफ कीजिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी को भी ना पता हो। दोस्तों आपको मैंने नोट भी कराया था कि आपको याद कैसे करना है।
यानी कि दोस्तों एक तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, 3-4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पदक, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर है, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि ग्रीष्म कालीन ओलंपिक के अंदर है। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए किससे कितने कांस्य पदक जीते हैं, 4 कांस्य जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है। 1 गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। आपको याद होगा 87.58 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। कितना? 87.58 मीटर। ये दोस्तों आंकड़ा भी आप याद कर लें, परीक्षा में बन सकता है। अब दोस्तों 2024 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में होगा। कौन से क्रम का होगा? 33वें क्रम का होगा। इसको भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, उड़ीसी नृत्य, मोहिनीअट्टम नृत्य। तो आपको दोस्तों याद होगा ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप नोट करके रखें। मणिपुर से दोस्तों एक और है दोस्तों, झावेरी बहनें। झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से। श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों सत्रिया नृत्य से है। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? असम का क्लासिकल नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा था। चूना पत्थर हो गया आपका दोस्तों, ये ग्रेनाइट हो गया, और ये दोस्तों खड़िया हो गई। ये सब चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं, किसके रूपांतरण है? तो आपको याद रखना ये दोस्तों अवसादी के रूपांतरण है। अवसादी चट्टान आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवदयाल साहब। तो आपका राइट आंसर आएगा राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित हैं? भागों का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। भाग 2, 3, 4, 5। दोस्तों आपको याद होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 4 में है। DPSP इसका उल्लेख दोस्तों कौन से भाग में? भाग 4। और भाग 4A इसमें दोस्तों क्या है? मौलिक कर्तव्य। इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग 4A। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और भाग 2 में दोस्तों क्या है? जल्दी से कमेंट करके छाप दें। और दोस्तों भाग 5 यानी कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? भाग 5 है, जो कि दोस्तों संघ सरकार से संबंधित है। किसमें? संघ सरकार से संबंधित है। आपको दोस्तों बता दें ये दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या नाम, भारत के CAG, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किसके अंदर हैं? ये सब के सब भाग 5 के अंतर्गत हैं। इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? पोषण संबंधी अधिकार है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 51A। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D। आपको याद होगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे संविधान में। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51A और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता और अखंडता। ये दोस्तों 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है पोषण संबंधी अधिकार, आर्टिकल 47 कौन से आर्टिकल में है? पोषण संबंधी अधिकार हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों महिला एशिया कप कौन जीता था? तो आपको याद होगा भारत जीता था। किसको हराया था? श्रीलंका को, यानी कि उपविजेता। अब एक सवाल दोस्तों आपको याद होगा अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन है? भारत। हराया किसको? इंग्लैंड को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री वल्लभाचार्य, रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये भी बातें आपको नोट कर लेनी है, अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। तो आपको याद रखना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में कुल 27 दिन का समय लेता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का दोस्तों अगला और अंतिम सवाल है, 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार। दोस्तों आपको याद होगा, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? ये दोस्तों हरियाणा का था। और सबसे अधिक अगर लिंगानुपात पूछ लिया था तो केरल का। ये 2 सवाल आपको याद रखने हैं। और सवाल दोस्तों आपसे कैसे बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का? ये बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका जवाब लगाना है नई दिल्ली, यानी कि यूटी कौन सा? नई दिल्ली। ये कुछ सवाल थे जो आपके एसएससी एमटीएस की जून वाली परीक्षाओं में पूछे गए थे। और भी दोस्तों और भी कम से कम 100 से 150 सवाल हैं। बाकी के बचे 200 सवाल मैं कल आपको बताने वाला हूँ। आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों जिन ई नोट्स को लेकर मैंने चर्चा की है, उन ई नोट्स को आप जरूर परचेज करके रखें। और दोस्तों जब आपका पेपर होगा तो पेपर मिलाइएगा, सीधा पेपर आपको वहीं से देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।